नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज हम तीसरे पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं, कैपेसिटर की। हम लोग ने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, इंडक्टर के बारे में पढ़ा, आज हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। इसका सिंबल जो होता है ये होता है, दो पैरेलल प्लेट हम दिखाते हैं। पैरेलल प्लेट, बैटरी का सिंबल ये होता है, एक छोटा एक बड़ा, या फिर एक बड़ा एक छोटा, ये होता है। कैपेसिटर का दोनों प्लेट्स बराबर होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसका सिंबल ये होता है कैपेसिटर का, ठीक। इसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक, और इसकी यूनिट फैरेड में होती है। अब वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी, माइक्रो फैरेड है, पिको फैरेड है, जो भी है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन है फैरेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर असल में होता क्या है? कैपेसिटर इज ऑल्सो अ टाइम डिपेंडेंट पैसिव एलिमेंट। आई हैव टोल्ड यू only resistor is time independent passive element in electrical circuit, but inductor and capacitor are time dependent। ये C है, ये वोल्टेज हम दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे? VT। अच्छा, ये हो गया VT, चाहे आप वोल्टेज दिखाओ चाहे करंट दिखाओ, ठीक है। कैपेसिटर ये कहता है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट डेवलप होती है, ठीक है। कैपेसिटर का क्या होता है कि कैपेसिटर की दो जो प्लेट्स होती है ना, इसमें इंड्यूस इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ चार्ज होगा तो पहले यहाँ प्लस चार्ज आता है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, अपोनेंट चार्ज। इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर यहाँ प्लस चार्ज आता है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ इंड्यूस इफेक्ट में माइनस चार्ज आता है। हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कैपेसिटर में यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है। यही कारण होता है कैपेसिटर के दोनों जो क्या नाम है पोर्शन खाली होने के बाद भी, कोई कनेक्शन ना होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाती है आराम से, कैपेसिटर के केस में, ठीक है ना। इसको गॉस लॉ में बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पर क्या निकाल के दिया था कि वोल्टेज के लिए, ऐसे ही कैपेसिटर के लिए कहा जाता है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में फ्लो होने वाली करंट इसकी दोनों प्लेट्स के वोल्टेज डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इनके जो दो प्लेट्स है, इनके बीच में कितनी करंट फ्लो होगी, वो इनके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है dV/dt, उस पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो यहां C लग जाता है, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। कैपेसिटर के बारे में अगर एक लाइन बोला जाए तो कैपेसिटर वो पैसिव एलिमेंट है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में सेव करके रखता है। वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फॉर्म में स्टेट करके रखता था कौन? इंडक्टर, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक का ही फॉर्म होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में रखता है। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये स्टैटिक चार्ज को सेव करता है और इंडक्टर डायनेमिक चार्ज को सेव करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर के करंट के सेंस में ये परिभाषा है। अगर वोल्टेज के सेंस में देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/CI/dt। दोनों ही केस में T आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये टाइम डिपेंडेंट है। एक कैपेसिटर का फॉर्मूला वोल्टेज और चार्ज के रिस्पेक्ट में भी है। कैपेसिटर का एक फॉर्मूला वोल्टेज और चार्ज के रिस्पेक्ट में भी है। चार्ज मतलब Q, C कैपेसिटर, V वोल्टेज, इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन है। क्या है? Q = C × V। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? Q = C × V। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q = क्या होता है? सोच के देखो, Q = होता है I × T = C × V। T
टी को तुम इधर लेके चले आओ नीचे इसके, तो आई इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी, कुछ इससे मैच नहीं कर रहा देखो। तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, बड़े सिंपल से बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर के फॉर्म में जो जो चीज़ें बतानी थी बता दी। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, याद रखना इस चीज को। एक कैपेसिटर का फॉर्मूला और होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटर प्लेट और इनके बीच में अगर कभी कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है उसके संबंध में, ठीक है। हालांकि कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है वो पोर्शन जो करंट को पास ना होने दे, जैसे एयर है, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जो करंट को बहुत कम पास होने देता है, या कोई ऐसा इंसुलेटर टाइप का आइटम रख दिया गया जो करंट को और ज़्यादा रोक सके। इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक में फ़र्क होता है। इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, डाइलेक्ट्रिक भी पास नहीं होने देते, बट इंसुलेटर्स ज़्यादा रजिस्टिव होते हैं। अगर कहा जाए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में बीच में तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रोकता है, तो इंसुलेटर ज़्यादा रोकते हैं। अगर थोड़ा बहुत का पोरस आइटम हुआ, हल्का फुल्का फ्लो कर जा रहा है, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है ना। तो इंसुलेटर बहुत ज़्यादा रोकता है, डाइलेक्ट्रिक उतना नहीं रोक पाता, बट ये भी इलेक्ट्रिसिटी रोकता ही है, ठीक है। तो इस किक सेंस में फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फॉर्मूले का मतलब एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? परमिशन, किसी भी चीज़ को फ्लो करने की, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की परमिशन। जो मीडियम जितनी ज़्यादा परमिशन देता है वो उतना ज़्यादा परमेबिलिटी उसकी हाई रहती है, और जो सबसे कम परमिशन देता है उसकी परमेबिलिटी उतनी लो होती है। जैसे लोहा है और शीशा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो लोहे में से तेज निकलेगी, शीशे में से बहुत कम निकलेगी, निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो परमेबिलिटी किसकी हाई है? आयरन की, और किसकी कम है? ग्लास की। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा होता है, वो जितना रोके वो उतनी अच्छी मानी जाती है। तो शीशे की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लोहे से ज़्यादा अच्छी है। तो ये बेसिक अंतर है, याद रखना है सब चीज़ों को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बीच का। डी क्या है? स्पेसिंग, बीच की स्पेसिंग। और एक फॉर्मूला और होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये एक फुल फ्लेज फॉर्मूला होता है। ये तब होता है जब इसके बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक रखे गए हो, डाइलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में और रुकावट डालते हैं, ये उनके लिए दिया गया है। T जो होता है उसके थिकनेस के लिए, K जो होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक। तो हमने कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप लोग परेशान न होइए, अपने नोट्स भी बनाते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, तो वो भी देखें, वो भी इसका फ़ायदा उठाए और हमको भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।